रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग को आज 22 दिन बीत चुके हैं। 3 हफ्ते बीत जाने के साथ साथ ये जंग और भीषण होती जा रही है। कीव पर कब्जे की कोशिश करते हुए रूस सफल नहीं हुआ है, जिसके बाद अब रूस और यूक्रेन की फौजें कीव शहर की बाउंड्री पर आर पार की जंग लड़ रही है और अब ये जंग अपने फाइनल स्टेज में पहुंचती भी दिखाई दे रही है। इस बीच रूस ने मारियोपोल में एक ड्रामा थिएटर और स्विमिंग पूल पर हवाई बमबारी की है। बताया जा रहा है कि यहाँ सैकड़ों आम लोग शरण लिए हुए थे, जिसमें 80% बच्चे और महिलाएं थीं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस की ओर से की गई हवाई बमबारी के बाद ड्रामा थिएटर और स्विमिंग पूल को भारी नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों के मारे जाने की आशंका है। दूसरी ओर रूसी गोलाबारी के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर यूक्रेन को मदद देने का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को एक युद्ध अपराधी बताते हुए कहा कि रूसी सेना ने मारियोपोल के अस्पताल में भारी बमबारी की है। इस बमबारी को देखने के बाद हमने तय किया है कि हम यूक्रेन को और भी खतरनाक हथियार और ड्रोन देंगे। एक तरफ अमेरिका यूक्रेन को हथियार देने की बात कह रहा है, तो दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए रूस को यूक्रेन में सैन्य ऑपरेशन को तुरंत रोकने का आदेश दिया। आईसीजे ने अपने आदेश में कहा कि रूस और यूक्रेन युद्ध को विवाद को आगे ना बढ़ाएं। आईसीजे के इस आदेश पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि रूस को फौरन इस आदेश को मानना चाहिए। आदेश को नहीं मानने पर रूस को पूरी दुनिया और भी अलग थलग कर देगी। होली से एक दिन पहले सुबह सुबह दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो ने लोगों को खूब रुलाया। दिल्ली मेट्रो में गुरुवार को एक साथ 3 लाइनें ग्रीन, पिंक और वॉयलेट लाइन पर खराबी आ गई। सेवा बाधित होने से इन तीनों लाइनों पर लोगों को आधे से लेकर 1 घंटे तक मेट्रो का इंतजार करना पड़ा। कोई ऑफिस के लिए लेट हुआ तो किसी को दुकान पर पहुंचने में देरी हुई। वहीं कई ऐसे भी लोग थे जिनका एग्जाम मिस हो गया। वॉयलेट और ग्रीन लाइन पर सबसे ज्यादा परेशानी देखी गई थी। यहाँ पैसेंजर्स को आधे से लेकर 1 घंटे तक मेट्रो का इंतजार करना पड़ा। ब्लू लाइन पर भी पैसेंजर्स को मेट्रो के लिए 10 से 15 मिनट इंतजार करना पड़ रहा था। इतनी ज्यादा देर तक मेट्रो नहीं आने की वजह से स्टेशन पर रश बढ़ गया। डीएमआरसी ने ट्रेनें लेट होने का कारण तकनीकी खराबी बताया। अपने ट्विटर अकाउंट पर डीएमआरसी ने लिखा, वॉयलेट, ग्रीन और पिंक लाइन पर सेवाओं में तकनीकी खराबी के कारण विलंब है। गौरतलब है कि इस तकनीकी खराबी के चलते मेट्रो से सुबह दफ्तर और अपने कारोबार के लिए निकलने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस वजह से कई लोग देर से अपने दफ्तर पहुंचे। कई लोगों ने बताया कि भारी भीड़ के चलते भी उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। दुनिया के कई देशों में एक बार फिर कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। कुछ यूरोपीय और पूर्वी एशियाई देशों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें हाई लेवल की सतर्कता और निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए गए। वहीं इस उच्च स्तरीय बैठक में 27 मार्च से इंटरनेशनल फ्लाइट्स फिर से शुरू करने के सरकार के फैसले, वैक्सीनेशन के हालात और जीनोमिक निगरानी के स्तर की भी समीक्षा की गई। स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक के दौरान अधिकारियों को सैंपल्स की तेजी के साथ जीनोम सीक्वेंसिंग करने का निर्देश दिया, ताकि नए वेरिएंट का पता लगाया जा सके। गौरतलब है कि अमेरिका, यूरोप के साथ साथ एशिया के कई देशों में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी एक बार फिर से देखने को मिल रही है। लेकिन इन सब में जिस देश ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा रखी है वो है चाइना, जहां कोरोना से हालात फिर बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ 2020 के बाद से सबसे बुरी स्थिति बताई जा रही है। लगातार केस बढ़ने के चलते चीन के कई हिस्सों में मेडिकल संसाधनों की कमी होने की भी खबरें सामने आ रही हैं। पिछले 10 हफ्तों में चाइना में 14,000 से अधिक केस सामने आए हैं। माना जा रहा है कि ओमिक्रॉन के चलते केस तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में चाइना को कई शहरों में लॉकडाउन लगाना पड़ा। वहीं चीन की जीरो कोविड पॉलिसी के तहत लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है। कई शहरों में लॉकडाउन के चलते लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। करीब 2 करोड़ की आबादी वाले
शेंजेन शहर में लोगों से कहा गया है कि घर का सिर्फ एक सदस्य घर से जरूरी सामान लेने के लिए बाहर जा सकता है। इसी बात से चीन के हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरी ओर अगर भारत की बात करें तो देश में एक दिन में कोरोना के 2500 से ज्यादा नए मामले सामने आए। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 60 लोगों की कोरोना की वजह से मृत्यु हुई। पांच राज्यों की हार को लेकर कांग्रेस में बढ़ रहा अंदरूनी असंतोष अब गांधी परिवार के नेतृत्व के खिलाफ खुले विद्रोह के रूप में सामने आ गया है। इन राज्यों में मिली करारी हार के बाद पार्टी में अंतर्कलह एक बार फिर से खुलकर सामने आ रही है। कल ही पार्टी के बागी G23 नेताओं ने 5 राज्यों में पार्टी की हार पर कांग्रेस नेतृत्व पर भी सवाल उठाए थे। इस बीच गुरुवार को G23 बैठक में शामिल हुए कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने राहुल गांधी से उनके आवास पर मुलाकात की है। राहुल से मुलाकात के बाद हुड्डा गुलाम नबी आजाद से मिलने पहुंचे। कयास लगाए जा रहे हैं कि हुड्डा ने राहुल से आगामी चुनावों के मद्देनजर पार्टी के संगठन में फेरबदल की बात की है। बता दें कि पार्टी से नाराज नेताओं के गुट G23 ने कल ही एक बैठक की। इस बैठक में सीधे पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए गए थे। इन नेताओं का मानना है कि 5 राज्यों में करारी हार के लिए शीर्ष नेतृत्व को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जानकारी के अनुसार बैठक में प्रियंका गांधी पर भी सवाल उठे और उनके इस्तीफे की भी बात की गई। इस दौरान कांग्रेस के भविष्य और आगे की रणनीति पर भी चर्चा हुई। वहीं G23 ने बुधवार शाम दिल्ली में गुलाम नबी आजाद के घर पर बैठक की और बयान जारी कर कहा कि बीजेपी को चुनौती देने के लिए अच्छा विकल्प जरूरी है, इसलिए कांग्रेस को समान विचारधारा वाले दलों से बात करनी चाहिए। गौरतलब है कि करारी हार के बाद कांग्रेस में कई नेता बागी तेवर भी दिखाने लगे हैं। कपिल सिब्बल कई मौकों पर पार्टी के शीर्ष नेताओं से असहमति जता चुके हैं। वहीं अब शशि थरूर के बैठक से पहले किए गए ट्वीट ने भी गहमा-गहमी को बढ़ा दिया है। मैंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है और इसलिए कुछ और गलतियां करने की सोच रहा हूं, जिसके बाद इस ट्वीट के गहरे सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बता दें, हाल ही में उन्होंने पीएम मोदी की बातों में अटल बिहारी वाजपेयी की झलक नजर आने की भी बात कही थी। वहीं इस बीच कांग्रेस में बड़े फेरबदल की भी खबरें सामने आ रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 5 राज्यों में चुनाव के बाद की हालात का आकलन करने के लिए 5 सीनियर नेताओं को नियुक्त किया है, जो चुनाव में मिली हार के साथ राज्यों में संगठनात्मक परिवर्तन को लेकर भी सुझाव देंगे। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी ये विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। जहां हाईकोर्ट मुस्लिम संगठन हाईकोर्ट के आदेशों को मानने से इनकार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कर्नाटक हाईकोर्ट के हिजाब को लेकर सुनाए गए फैसले से नाराज होकर मुस्लिम समुदाय के नेताओं ने गुरुवार को कर्नाटक बंद बुलाया है। आज के बंद में शामिल होने के लिए पूरे राज्य के व्यापार मंडल को भी निर्देश दिया गया है, जिसका असर कर्नाटक के सड़कों पर भी देखने को मिला, जहां कई बड़े बाजारों की दुकानें बंद दिखी और सड़कें भी वीरान रही। वहीं बीते दिनों कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें हिजाब को लेकर आए फैसले के बाद सरकारी स्कूल में जारी परीक्षा का कुछ मुस्लिम छात्राओं ने बायकॉट कर दिया। दरअसल बीते मंगलवार को मुस्लिम छात्राओं की ओर से दायर याचिकाओं को अदालत ने खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं का हिजाब पहनना इस्लाम के तहत जरूरी धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। बस इसी फैसले के बाद लोगों के साथ कई नेता भी सवाल खड़े कर रहे हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी पहले ही अदालत के फैसले पर असहमति जता चुके हैं। उन्होंने कोर्ट के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि पुलिस थानों में दशहरे पर शस्त्रों की पूजा क्यों होती है। कोर्ट के कई जज भी माथे पर तिलक लगाकर क्यों आते हैं और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में दिवाली पर पूजा क्यों होती है। आखिर हिजाब पहनने से क्या नुकसान हो रहा है। ओवैसी के साथ महबूबा मुफ्ती भी अदालत के फैसले पर असहमति जता चुके हैं। लड़की या एक औरत को ये भी इजाजत नहीं है कि वो क्या पहने और क्या ना पहने। तो मैं समझती हूँ एक तरफ से हम बहुत बड़े दावे करते हैं औरतों के अधिकारों की, उनके इख्तियारात की, कि उनको बाइख्तियार बनाना है, एम्पावरमेंट करना है, और दूसरी तरफ से हम उनको ये भी हक नहीं देते हैं कि वो क्या पहने और क्या ना पहने।
और अगर वो अपनी मर्जी के मुताबिक कपड़े पहनती है तो उनको हरासा किया जाता है। सड़कों पे आपने देखा किस तरह गुंडे मवाली उनके पीछे पड़ जाते हैं और सरकारें जो वहां की होती हैं वो तमाशाबीन बन जाती है। तो मैं समझती हूँ ये बहुत गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हर इंसान को, हर औरत को, हर बच्ची को ये हक होना चाहिए कि वो क्या कपड़ा पहने और क्या कपड़ा नहीं पहने। वहीं इस बीच मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी हाईकोर्ट के फैसले पर कड़ा विरोध जताया। किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई महिला आयोग की तरफ से कोई, और महिला आयोग पर कार्यवाही कर रहा था। जब दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में एक महिला साड़ी पहन के उसको एंट्री नहीं दी जाती है तो फौरन महिला आयोग एक्शन में आ गया और बोला कि ये भारतीय संस्कृति का पहनावा है। बेशक वो जब किसी को साड़ी पहनने से रोका जाए करे महिला आयोग कार्रवाई, हम इस कार्रवाई का स्वागत करते हैं। लेकिन जब हिजाबी महिलाओं के साथ अभद्रता हो रही थी तो महिला आयोग कहाँ चला गया था? महिला आयोग ने उस वक्त क्यों कार्रवाई नहीं की? और स्त्री अधिकारों पे बात करने वाले लोगों को भी मैंने रवैया देखा। कई लोग थे जो हिजाब के समर्थन में बिना किसी किंतु परंतु के बात कर रहे थे, लेकिन कई लोगों को मैंने देखा कि कंडीशनिंग पे पक्षपाती विमर्श खड़ा करके समाज में ऐसा विमर्श किया उन्होंने पक्षपाती। दूसरी ओर कर्नाटक का हिजाब विवाद अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट होली के बाद सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कहा है कि वो होली की छुट्टियों के बाद सुनवाई से जुड़ी याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सी वोटर ने एक सर्वे कर जमीनी हकीकत जानने की भी कोशिश की। सी वोटर के सर्वे में हिजाब विवाद को लेकर जनता से सीधे सवाल पूछे गए। पहला सवाल, क्या आप कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले से सहमत हैं? जिसके जवाब में 67% जनता ने हाँ कहा और करीब 29% जनता ने फैसले पर असहमति जताई। दूसरा सवाल, क्या हिजाब पर जारी विवाद सच में कोई मुद्दा है भी या सिर्फ राजनीति के तहत किया जा रहा है? इसके जवाब में करीब 59% लोगों ने इसकी राजनीति के तहत जानबूझकर बनाया गया मुद्दा बताया। तीसरा सवाल और सबसे अहम, क्या मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर स्कूल या कॉलेज जाना चाहिए? इसके जवाब में 68% लोगों ने कहा कि हाँ, छात्राओं को हिजाब पहनकर स्कूल या कॉलेज जाना चाहिए। अंतिम सवाल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पूछा गया कि क्या देश में इन विवादों का हल यूनिफॉर्म सिविल कोड ही है? तो 70% लोगों ने हाँ में जवाब दिया कि सिविल कोड से ही देश में धार्मिक विवादों पर शांति बनाई जा सकती है। गौरतलब है कि जनवरी से शुरू हुआ ये विवाद कोर्ट के फैसले के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट से ही आखिरी उम्मीद जताई जाती है कि सर्वोच्च अदालत के कोई फैसले के बाद ही शायद इस विवाद का हल निकल सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.